वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवल चैप्टर 30। बुआ फांग को अपने और फिन के रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी जब फिन लैब में आई। फैंग ने धीरे से बुआ के कंधे पर हाथ रखा और बोली, थोड़ी देर के लिए मुझे फिन को उधार लेने दो। फिर वो फिनिया की तरफ मुड़ी और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हो? फिनिया अब भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। सामने दिया गया पेपर पढ़ा और साइन कर दिया। फैंग ने पेपर वापस लिया, फिन को थैंक यू कहा और बुआ की तरफ एक नजर डालकर वहां से चली गई। बुआ चुपचाप दूसरी तरफ चली गई और एक बड़े से पिलर से टिककर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में फिनिया उसके पीछे आई और धीरे से सामने आकर रुक गई। उसने सॉफ्टली पूछा, क्या सब ठीक है? तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी रो दोगी। बुआ ने हल्के से सिर हिलाया और कांपती आवाज में कहा, सब ठीक है। और फिर फिन की तरफ देखा। फिनिया थोड़ी और करीब आई और परेशान सी बोली, सुबह तो सब ठीक था। क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें बुरा लग गया? बुआ कुछ नहीं बोली, बस धीरे से उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। उसकी आवाज अब और कांप रही थी। उसने फिन के कंधे पे अपना मुंह छुपाते हुए कहा, सॉरी कि मैं तुम्हारा इस तरह से फायदा उठा रही हूँ। तुम जितना अच्छा मुझे ट्रीट करती हो, मुझे उतना ही बुरा फील होता है। फिनिया ने उसे थोड़ा दूर किया, उसके आंखों में देखा और उसके बालों को हल्के हाथों से सहलाया और शांत लहजे में कहा, हमने इस बारे में पहले बात की थी। चाहे तुम मुझे जितना भी दूर करो, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम खुद को समझ ना लो और अपने फैसले को लेकर श्योर ना हो जाओ। और अगर उस वक्त मैं तुम्हारी आखिरी पसंद न भी हुई तो भी मुझे दुख नहीं होगा। फिर उसने हंसते हुए माहौल थोड़ा हल्का करने की कोशिश की और बोली, और तुमने बात करने के लिए क्या जगह चुनी है? एक लैब जहाँ चारों तरफ से स्केलेटन्स हमें घूर रहे हैं। वो थोड़ा पीछे हटी, बुआ की ग्लासेस उतारी और अपने कॉलर में टांग ली। फिर उसने दोनों हाथों से बुआ का चेहरा थामा, उसकी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, बस अब रोना बंद करो। वो पुरानी झगड़ालू बुआ कहाँ गई जो कभी हार नहीं मानती? मुझे उसी से बात करनी है। बुआ ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और फिनिया ने उसके चेहरे पर गिरती हुई एक लट पीछे कर दी। फिर प्यार से पूछा, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है? बुआ ने गहरी सांस ली और फिनिया ने उसकी ग्लासेस फिर से निकालकर उसकी आंखों पर टिका दी। बुआ ने खुद को थोड़ा संभालते हुए पूछा, अब बताओ, यहाँ आई क्यों हो? फिनिया ने टीजिंग अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल आया था। बुआ ने नकली नाराजगी के साथ कहा, तुम कह रही थी कोई सीरियस बात है, लेकिन अब भी मजाक कर रही हो। फिनिया हंस पड़ी और बोली, क्या करूं, वो अब भी तुम पे लाइन मारता है। अगर उस वक्त वो तुम्हें पसंद आ गया होता तो मेरा क्या होता? बुआ ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अब हर रात मेरे साथ बेड पर तुम सोती हो? तो फिर ये बेकार की जलसी क्यों? फिर उसने थोड़ी गंभीरता से पूछा, चलो अब असली बात बताओ। फिनिया ने बताया कि सॉन्गवुड का कॉल आया था। उसने कहा कि मिस्टर फानुवात चाहता है कि मैं उसका वेयरहाउस देखने आऊं। बुआ ने शक भरे लहजे में दोहराया, वेयरहाउस? पर क्यों? और आंखें सिकोड़ते हुए बोली, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फिनिया ने बात आगे बढ़ाई, सॉन्गवुड ने यह भी कहा कि मिस्टर फानुवाट मिस्टर पिचाई को भी जानता है। बुआ ने सर हिलाया और बोली, इस इंडस्ट्री की दुनिया कितनी छोटी है। फिर पूछा, क्या लगता है, क्या करना चाहिए? फिनिया ने सीधा जवाब दिया, मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई और ऑप्शन है। बुआ ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन फीनिया ने उसे रोकते हुए साफ मना कर दिया। बुआ ने थोड़ी चिंता से उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या उस आदमी पर ट्रस्ट किया जा सकता है? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम सच के जितना करीब आ रहे हैं, रिस्क भी उतना ही बढ़ रहा है। फिनिया ने कामली समझाया कि हमारे पास एडवांटेज है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमें उस स्कल के बारे में पता है। बुआ ने थोड़ी घबराई आवाज में कहा, उम्मीद है तुम सही हो। ये सुनकर फिनिया उसके पास आई और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और सॉफ्टली पूछा, तुम ठीक हो ना? बुआ ने धीरे से कहा, ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। फिनिया ने उसे देखकर कहा, मुझे सेमिनार की रिहर्सल अटेंड करनी है। फिर आगे बढ़कर बुआ के माथे पर हल्का सा किस किया। बुआ ने आंखें बंद करते हुए धीरे से पूछा, सब ठीक रहेगा ना? उसकी आवाज में इमोशन साफ सुनाई दे रहा था। वो बस वहीं खड़ी रही जब तक फिनिया लैब से बाहर नहीं चली गई। वेयरहाउस का सीन सच में कमाल का है, फिनिया ने कहा जब वो चौथी मंजिल की उस बड़ी सी जगह में दाखिल हुई। बाहर से ऑर्डिनरी लगने वाली इस बिल्डिंग के अंदर एंटीक्स की एक अलग ही दुनिया बसी थी। रेयर आर्टिफैक्ट्स हर ओर रखे थे। कुछ शायद लीगल तरीके से आए थे, कुछ नहीं। फानुअत ने पूछा, उसे कुछ खास दिखा क्या?
फिन्या की नजर दूर खड़े सॉन्गवुड पर गई, जो एक ऑयल पेंटिंग को गौर से देख रहा था। वो थोड़ा इधर उधर देखना चाहती थी, सोचते हुए कि शायद इस विजिट से कोई फायदा मिल जाए। उसे लग रहा था कि फनुवाट उसे एंटीक्स के जरिए मार्केट ट्रेड में अट्रैक्ट करना चाहता है, या फिर उसे इंटरनेशनल बायर्स के लिए एक ब्रोकर बनाना चाहता है जो ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करे। फिनिया ने तुरंत बुआ को टेक्स्ट भेजने के लिए अपना फोन निकाला, ताकि उसे बता सके कि वो कहाँ है। नहीं तो बाद में बुआ यही शिकायत करती कि उसे साथ क्यों आने नहीं दिया। उनके बीच का रिश्ता किसी कपल जैसा ही था। भले ही बुआ इसे मानने के लिए अभी रेडी नहीं थी, लेकिन फिन्या ने कहा था कि वो इंतजार करेगी, तो अब उसे अपना वादा निभाना था। जैसे ही वो उस जगह के आखिरी हिस्से में पहुंची, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। एक मम्मीफाइड ह्यूमन बॉडी पूरी तरह से खुली हालत में एक ग्लास केस में रखी थी। सूखी काली भूरी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी, बिना किसी रैपिंग के। उसे फिर वही अजीब एहसास हुआ जैसा क्रैश साइट पर स्कल मिलने पर हुआ था। दिल जोर से धड़कने लगा। बॉडी की हालत, स्किन की टेक्सचर, सब कुछ मिलता जुलता था। उसने स्कल को गौर से देखा। डार्क ब्राउन था, बिना किसी क्रैक या डैमेज के। पेल्विस और स्कल स्ट्रक्चर से उसने समझ लिया कि ये एक मेल बॉडी थी, साउथ ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री की। तभी फानुवाट उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने पूछा कि क्या उसे कुछ इंटरेस्टिंग लगा। फिनिया ने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की और अपने कांपते हाथों को अपनी पैंट्स की जेब में छुपा लिया। उसने फानुवाट से पूछा कि ये बॉडी उसे कहाँ से मिली। फानुवाट ने बताया कि उसे ये गिफ्ट में मिली थी, और कैजुअली जोड़ दिया कि ये बस एक रेप्लिका है। रेप्लिका शब्द सुनकर फिनिया ने उसकी तरफ गौर से देखा, मानो जानना चाहती हो कि क्या फानुवाट सच में हकीकत से अनजान है। तब फानुवात ने और डिटेल में बताया कि हाँ, ये बस एक मॉडल है जो असली ममीफाइड बॉडी की तरह दिखने के लिए बनाया गया है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये अच्छा रेप्लिका है या नहीं, क्योंकि उसने कभी ओरिजिनल देखा ही नहीं। फिनिया ने एक बार फिर उस बॉडी को ध्यान से जांचा। फनुवाट ने यह भी बताया कि वो इसे बेचने वाला नहीं है, क्योंकि ये दिखाने लायक है। ये उसे एक क्लाइंट ने दिया था। उसने बताया कि वो क्लाइंट पहले भी उससे कुछ चीजें खरीद चुका था, और जब उसने ये बॉडी यहीं छोड़ दी, तो फानुअट ने रख लिया, ताकि क्लाइंट के साथ अच्छा कनेक्शन बना रहे। फिनिया ने उसकी बातें सुनते हुए उससे कहा कि अगर वो कुछ सुझाव दे तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा। फिर उसने पीछे खड़े सॉन्गवुड को अपने पास बुलाया। थोड़ी देर में सॉन्गवुड उनके पास आ गया। फिनिया ने बॉडी की तरफ इशारा करते हुए सॉन्गवुड से पूछा कि क्या वो बता सकता है कि ये रेप्लिका है या नहीं। सॉन्गवुड ने बॉडी को गौर से देखा और कहा कि उसे नहीं पता, क्योंकि न उसने कभी ओरिजिनल देखा है और न कोई रेप्लिका। इसके बाद फिनिया फानुवाट की तरफ मुड़ी और कहा, उसे लगता है कि फानुवाट को पुलिस को कॉल करना चाहिए। फानुवाट ने हैरानी से दोहराया, पुलिस को? और सॉन्गवुड की तरफ देखा, जो अब उस ममीफाइड बॉडी को और ध्यान से जांच रहा था। सॉन्गवुड ने धीरे से पूछा, डॉक्टर फिनिया, तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाह रही? और फिर फिनिया का सिर हिलाना देखकर वो सब समझ गया। सॉन्गवुड घबरा गया और बोला, मिस्टर फानुवाट, तुरंत पुलिस को कॉल करो। उसने फिर से फानुवाट की तरफ देखा, जो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा था। सॉन्गवुड ने घबराई हुई गंभीर आवाज में कहा, यह कोई रेप्लिका नहीं है। सीन चेंज होता है। फिलहाल पुलिस मिस्टर फानुवाट से पूछताछ कर रही है, और फिनिया ने सामने बैठे शख्स को बताया कि बॉडी को वेयरहाउस से इंस्टीट्यूट लाया जाएगा, और अब केस उनके पास है। बुआ को यह सब सुनकर धक्का लगा। उसने कहा कि यह तो डिजास्टर है। सबसे बुरा डर सच हो गया। फिनिया ने बताया कि फानुवाट को जरा भी अंदाजा नहीं था। अगर होता तो वो कभी उसे मम्मी न दिखाता। उसने कई बार उससे पूछा, लेकिन हर बार वही जवाब मिला कि उसे लगा वो सिर्फ एक रेप्लिका है। बुआ को इस बात की हैरानी थी कि कैसे किसी को कुछ भी पता नहीं चला। सॉन्गवुड भी पूरी तरह क्लूलेस था। पुलिस को विसारुट का नाम दिया गया, लेकिन अब तक कोई लीड नहीं मिली थी। फिनिया ने बताया कि जिसने बॉडी वहां छोड़ी वो जरूर कुछ जानता होगा, लेकिन परेशानी ये है कि उसका नाम तक नहीं पता चला। फनुवाट ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर बात नहीं हो पाई। बुआ ने पूछा कि बॉडी कब तक आएगी। फिनिया ने बताया कि शायद इसी हफ्ते तक ऑफिसर्स के इनिशियल एविडेंस कलेक्ट करने तक इंतजार करना होगा। फिर थोड़ा गंभीर होकर उसने बताया कि इनिशियल असेसमेंट के हिसाब से ये बॉडी एक मोंगोलॉइड मेल की लगती है। लेफ्ट टिबिया पर एक पुराना हील्ड फ्रैक्चर था,
जो डेथ से पहले का होगा, मगर कोई ऑब्वियस कॉज ऑफ डेथ नहीं दिख रहा था। बुआ ने पूछा कि क्या उसने इनिशियल फोटोज ली। फिनिया ने कहा कि हाँ, और कुछ ही देर में 30 से ज्यादा इमेजेस उसने टेबल पर रख दी। बुआ ने ध्यान से देखा। सूखी मुरझाई हुई स्किन ने इसे प्लेन क्रैश वाली बॉडी जैसा बना दिया था। कोई विजिबल इंजरी नहीं थी, बस वही फ्रैक्चर। बुआ ने थोड़ी चिंता से कहा कि अब बस यही उम्मीद है कि कोई तीसरी बॉडी न मिल जाए। फिनिया ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा कि इतना मत सोचो, लेकिन बुआ बड़बड़ाती रही कि शायद ये मम्मी का कर्स है। फिनिया ने हंसते हुए कहा कि बस करो, वरना कहीं तुम्हारी किस्मत न बिगड़ जाए। बुआ ने उसे घूरा और बताया कि वो प्लेन क्रैश केस पर पुलिस के लिए रिपोर्ट बना रही है और उसे भेज देगी। अगर कोई इनपुट हो तो वो देख ले। फिनिया ने पूछा कि एक्सीडेंट में लेटेस्ट क्या है, तो बुआ ने कहा कि खुद ही रिपोर्ट में पढ़ लेना। फिर फिनिया ने टीजिंग अंदाज में पूछा, क्या तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा अगर एक दिन तुम मुझे तंग ना करो? बुआ ने बिना रुके जवाब दिया, लेकिन अगर तुम्हें इरिटेट ना करूं तो नींद आने लगेगी, क्योंकि एड्रेनलिन तो तभी चलता है जब तुम चिढ़ती हो। वैसे भी आजकल तुम बहुत स्वीट हो गई हो, पहले जैसी तेज नहीं रही। फिनिया ने थोड़ी देर बाद पूछा, अगर एक दिन वो ना रहे तो बुआ क्या करेगी? जिस पर बुआ ने कहा, फिर तो वो आराम से सो सकती है। इस पर फिनिया ने परेशान होने का नाटक किया और पूछा कि उसे हर बार सोने के बहाने कैसे मिल जाते हैं। बुआ ने जवाब दिया कि उसे तो बस नींद आती है और फिनिया क्या जाने दिन भर सोने का सुख। इतना कहकर उसने स्केलेटन की फोटोज उठाई और खड़ी हो गई। फिनिया ने पूछा कि वो इन फोटोज का क्या करने वाली है। बुआ ने बताया कि उसने एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था जिससे फोटोज से 2D फेशियल इमेज तैयार किया जा सकता है, लेकिन वो फेल हो गया था क्योंकि वेरिएबल्स बहुत कम थे। पहले उनके पास ना कोई डेप्थ थी, ना मसल्स की डेफिनेशन। फेस ऐसा लग रहा था जैसे बोटॉक्स कराया हो। तभी फिनिया ने अचानक पूछा, क्या बुआ ने कभी बोटॉक्स कराया है? बुआ ने नकली प्राउड लुक देते हुए कहा, वो नेचुरली यंग दिखती है, उसे उसकी जरूरत नहीं। फिनिया ने फिर छेड़ते हुए कहा कि अगर कभी कराना पड़े तो लिप्स से शुरू करना, शायद बोलना थोड़ा कम हो जाए। इस पर बुआ ने पलटकर जवाब दिया कि जैसे वो कुछ कम बोलती है। टीवी स्क्रीन पर एक आदमी का फेस दिखाई दे रहा था, लेकिन रेफरेंस पॉइंट्स न होने की वजह से वो डिस्टॉर्टेड था। बुआ ने बताया कि अगर 3D स्कल स्कैन होता तो रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आता। अब वो मैन्युअली सारे पॉइंट्स मैप करेगी, लेकिन इसमें 1 हफ्ता लग जाएगा। फिनिया ने कहा कि कुछ न करने से तो बेटर है, लेकिन उसे डर है कि अगर वो लोग और डिले करेंगे तो शायद और विक्टिम्स मिले। इसके बाद कमरा एकदम शांत हो गया। दोनों अपने काम में लग गई। फिनिया वेयरहाउस से मिली स्केलेटन फोटो को गौर से देख रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने कामली जवाब दिया, फिर कुछ सुनकर कहा, रियली? ठीक है, कल मिलते हैं। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। उसने बताया कि पुलिस को विसरुट का एड्रेस मिल गया है। किसी ने उसे सोशल मीडिया पर पहचान लिया। अब पुलिस चाहती है कि वो कल जाकर इन्वेस्टिगेशन करे। बुआ ने एक्साइटेडली कहा कि फाइनली, उम्मीद है कि अब ये उन्हें किलर तक पहुंचा देगा।